global advertisers, scaling new heights in outdoor media. जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। लोकतंत्र का महापर्व, नेताओं का इम्तिहान, जनता मांगेगी वोट का हिसाब। कौन होगा हिट, कौन होगा फ्लॉप? देखिए 14 का चक्रव्यूह हर शनिवार रात 8 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल, यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। लोकतंत्र का महापर्व, नेताओं का इम्तिहान, जनता मांगेगी वोट का हिसाब। कौन होगा हिट, कौन होगा फ्लॉप? देखिए 14 का चक्रव्यूह हर शनिवार रात 8 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। 2014 लोकसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 9 चरणों में किए जाएंगे चुनाव। 7 अप्रैल से 12 मई के बीच होंगे मतदान। 17 मई को होगी मतगणना। आज से चुनाव आचार संहिता लागू। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया। कांग्रेस ने कहा चुनाव के लिए हम हैं तैयार, तो बीजेपी ने कहा चुनाव में होगा भ्रष्टाचार मुद्दा। मोदी के गढ़ में केजरीवाल का हल्ला बोल। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने रोका काफिला। पुलिस ने किया हिरासत में लेने की बात से इनकार। उपहार शनिवार अग्निकांड मामले में अंसल बंधुओं को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने माना अंसल बंधुओं को दोषी, कहा बरकरार रहेगी सजा।
फिर दिखी सपा कार्यकर्ताओं की दबंगई। सपा की साइकिल रैली में टोल कर्मचारियों से मारपीट। टोल प्रशासन ने जारी किया सीसीटीवी फुटेज। एशिया का किंग कौन? 9 मार्च तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल। सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा। खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। आजम खान साहब को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, नेता बनाने जा रहे हैं, शिवपाल यादव जी बनाने जा रहे हैं, तो इस तरह क्या कहीं ना कहीं ये ईमानदारी से की विरोध में है या आपके ट्रेंड को ये लोग? जयप्रदा जी के लिए हमने इस तरह वोट मांगा था। पहली बार हमने कभी अपने लिए वोट नहीं मांगा। हम 8वीं बार चुने गए, हमने कभी वोट नहीं मांगा, सिर्फ यही कहा आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे, हमें वोट दो। ये शब्द हमारे कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन जयप्रदा जी को जब हमने चुनाव लड़ाया तो हमने इस दामन फैलाकर वोट मांगा था। सर एक चर्चा और खासतौर से दिल्ली में बैठे हुए हम लोग को अक्सर मिलती है कि वहां पे 4 मुख्यमंत्री हैं, नेताजी हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं, आजम खान साहब भी हैं, शिवपाल यादव जी भी हैं। सर असली मुख्यमंत्री कौन है? हमारे यहाँ जितने विधायक हैं वो सब मुख्यमंत्री हैं। तो सूचना गलत है, थोड़ी कम है, तो तादाद बढ़ा दें आप। जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं सब मुख्यमंत्री हैं। देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसमें सबके हमारी सबकी जॉइंट लायबिलिटी होती है, उनमें एक मुखिया होता है। हमारे यहाँ मुसलमानों में तो ये कहा जाता है और हदीस है, वट एवर प्रॉफिट सेड एंड वट एवर प्रॉफिट डिड, कि अगर तुम 2 लोग भी सफर कर रहे हो तो देखिए खास बात यूपी के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आजम खान के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आज चुनाव आयोग ने 16वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 9 चरणों में चुनाव होंगे और इसी के साथ ही बच गई है
चुनाव की रणभेरी। न्यूजीलैंड में बातचीत करेंगे चुनावी मसलों पर, क्या कुछ हो रहा है, सभी पार्टियों की क्या तैयारियां हैं, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं। वैसे आपको बता दें इस बीच कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एक दो नहीं बल्कि कई वो बातें होने जा रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई है। चलिए डिटेल से जान लेते हैं कि किस किस तारीख को वोट पड़ेंगे और किस तारीख को किन किन राज्यों में चुनाव होगा। उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मिशन 2014 के महासंग्राम का बज गया बिगुल। 9 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव। दिल्ली में हुई चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने तारीखों और तैयारियों का ऐलान कर दिया है। आगामी लोकसभा चुनावों के लिहाज से मतदान अप्रैल के दूसरे सप्ताह से शुरू होंगे। 9 चरण में होने वाली ये चुनाव अब तक के सबसे लंबी अवधि के चुनाव होंगे, क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनाव 16 अप्रैल से 13 मई के बीच 5 चरणों में हुए थे। संपत ने कहा कि लोकसभा चुनाव के साथ 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी होंगे। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। 7 अप्रैल पहला चरण, 9 अप्रैल दूसरा चरण, 10 अप्रैल तीसरा चरण, 12 अप्रैल चौथा चरण, 17 अप्रैल पांचवा चरण, 24 अप्रैल छठा चरण, 30 अप्रैल सातवां चरण, 7 मई आठवां चरण, 12 मई नौवां चरण, 16 मई मतगणना। पहले दौर में 2 राज्यों में चुनाव होंगे और दूसरे दौर में 5 राज्यों में चुनाव होंगे। दिल्ली 10 अप्रैल, यूपी 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, 30 अप्रैल, 7 और 12 मई। बिहार 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, 30 अप्रैल। राजस्थान में 17 और 24 अप्रैल, वहीं पंजाब में 30 अप्रैल, कर्नाटक में 17 अप्रैल, सिक्किम की बात करें तो 12 अप्रैल, भोपाल में 9 अप्रैल, गोवा में 17 अप्रैल, मिजोरम 9 अप्रैल, पश्चिम बंगाल में 30 अप्रैल, 7 मई और 12 मई, चंडीगढ़ में 10 अप्रैल, महाराष्ट्र में 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल। वहीं ओडिशा की बात करें तो 10 अप्रैल और 17 अप्रैल। तमिलनाडु की बात करें तो 30 अप्रैल, वहीं गुजरात में 30 अप्रैल, मणिपुर 9 अप्रैल और 17 अप्रैल, त्रिपुरा में 7 अप्रैल और 12 अप्रैल। चुनाव आयोग के लोकसभा चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद इस चुनाव में क्या रखेगा खास? नोटा विकल्प इस बार से लागू होगा। नए मतदाता 9 मार्च तक वोटर लिस्ट में नाम दे सकते हैं। वोटर को जागरूक करने के लिए पर्यवेक्षक, मनी पावर का इस्तेमाल रोकने के लिए सख्त कदम, काले धन के इस्तेमाल पर रहेगी कड़ी नजर। चुनाव में खर्च पर कड़ी नजर रखी जाएगी। राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। 15वीं लोकसभा का कार्यकाल 1 जून को पूरा होने से पहले नए सदन का गठन 31 मई तक किया जाना है। आदर्श आचार संहिता चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से सरकार और राजनीतिक दल आज से इसके प्रभाव में आ गए हैं। देश के 81 करोड़ 40 लाख मतदाता वोट डालेंगे, जिसकी मतगणना 16 मई यानी 1 दिन में ही की जाएगी। लोकसभा चुनाव के महासमर के ऐलान के बाद देश की बड़ी पार्टियां सत्ता का रण जीतने के लिए अपनी आगे की रणनीति की दिशा तय करेंगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि वो रणनीति की दिशा किस ओर जाती है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। चलिए, तो चुनावी बिगुल बच चुका है। कौन पार्टी कितने पानी में है, सब किसके आरोपों में कितना दम है, अब जनता तय करेगी। इन तारीखों पर चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, किस पार्टी की क्या रणनीति है, इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे स्टूडियो में। बातचीत करेंगे हम उन्हीं के साथ। हमारे साथ फिलहाल डॉक्टर राम सागर जी हैं, बीजेपी नेता। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और ग्रुप एडिटर राजीव रंजन नाग जी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ओनिका मेहरोत्रा जी हैं, कांग्रेस नेता। साथ ही राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, बीजेपी बोली सिंहासन खाली करो, जनता आती है। डॉक्टर राम सागर जी, क्या चल रहा है, क्या तैयारियां हैं? तैयारी हमारी पूरी है और
लोगों का तो काउंट डाउन हो रहा है, मेरा काउंट अप हो रहा है। किसका डाउन हो रहा है? सारे पार्टियों का डाउन हो रहा है, हमारी पार्टी का अप हो रहा है। कौन प्रतिद्वंदी है आपका? कांग्रेस का काउंट डाउन हो रहा है। ओनिका जी है, उनसे जवाब लेंगे। कांग्रेस डाउन है? डाउन है, पूरे डाउन। ओनिका जी, आप डाउन है? ये तो 15 सालों से 10 सालों से काउंट डाउन नहीं कर रहे हैं। कभी इंडिया शाइनिंग कहते हैं, इनका तो काम ही यही है, सत्ता, सीट, प्रधानमंत्री, और काम कुछ नहीं करना इन्होंने। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए हैं, चाहे वो 7 पे कमीशन की अब लेटेस्ट बात करें, 1 रैंक 1 पेंशन की बात करें, तमाम ऐसे काम किए जो जनता देख रही है। और बीजेपी सिर्फ टकटकी लगाए और सिर्फ आस लगाए, कभी क्या कहते हैं उसको, पीएम इन वेटिंग का टैग लेके घूम रहे हैं, कभी पीएम बना के घूम रहे हैं। तो ये ऐसे ही करते रहेंगे। पीएम आप भी बना सकते यही है, ठोस काम करेंगे नहीं, सिर्फ मन से हुंकार भरते हैं क्या, किस टाइप की लैंग्वेज जो भी ये यूज करते हैं, तो इनकी फितरत है। आप कंपेयर कर लो हमारे स्टेट से, बीजेपी लेड गवर्नमेंट जहां जहां है वहां से कंपेयर करके देख लो आपकी अपनी सरकार से। जी डॉक्टर राम सागर सिंह, चुनाव की घोषणा हो गई है, आपकी पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है। आपके नेता पिछले 6 महीने से गली कूचे में, धूल भरी गलियों में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस को कोस रहे हैं, थर्ड फ्रंट को कोस रहे हैं। लेकिन पार्टी के जो बेमेल रिश्ते बने हैं नेताओं के साथ, उसका गलत संदेश गया है। और शायद आपको पता है कि आपने जिन कुछ लोगों को शामिल किया है पार्टी में, चाहे वो अठवले हो, रामविलास पासवान हो, या उदित राज हो, या कुशवाहा हो, उपेंद्र कुशवाहा, उसको लेकर के आपके राज्य में काफी असंतोष है। नहीं, वो सोशल इक्वेशन तो देखना पड़ता है, रिजल्ट के लिए सोशल इक्वेशन भी पार्टियों को देखना पड़ता है, और वो सोशल इक्वेशन मिला करके ही रिजल्ट बनता है। तो वो सोशल इक्वेशन ठीक किया गया है और उससे रिजल्ट बढ़ेगा, रिजल्ट अच्छा होगा। आपको लगता नहीं कि ये बेमेल रिश्ते हैं जो बहुत लंबी दूरी तय नहीं करेंगे? नहीं, दूरी तो तय करेंगे, क्योंकि अब जिस तरह का बना है गठबंधन, उनको भी लगा है कि नहीं, अब साथ मिल करके काम करना चाहिए, क्योंकि देश को उसका जरूरत है। इसलिए लोग साथ आए हैं और साथ मिलकर के काम करने का वादा किए हैं और आगे उसको जारी रखेंगे। जी जी जी, क्या उम्मीदें हैं इन समीकरण से, जो समीकरण आप बना रहे हैं डॉक्टर राम सागर जी? क्या 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 उम्मीदें बीजेपी कर रही है? बीजेपी का असल में पहले भी जिस समीकरण का बात किए, महाराष्ट्र का समीकरण का, बिहार का समीकरण का, उदित राज जी का, तो ये दलित वोट का समीकरण की बात है। तो दलित वोटर मेरे साथ रहे हैं, वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में वो वोट से सामने आए हैं, जो सीटें हमने जीती है जी, और देश के अंदर जो मेरा है, उससे ये साबित होता है कि वो वोटर मेरे साथ हैं। इसको साथ करने से और वो पुष्ट होंगे और आगे बढ़ेगा। चलिए, हमारे साथ मनोज वर्मा जी, हमारे राजनीतिक संपादक है हमारे साथ। मनोज जी, जो देख रहे हैं आप रणनीतियां, बीजेपी को सुना आपने, ओनिका मेहरोत्रा जी हैं, उनसे विस्तार से बातचीत होगी, ओनिका जी को भी बात किया, सब में वही चीजें हैं, एक दूसरे को डाउन दिखाने की। कौन कितना मजबूत दिख रहा है? देखिए, ये तो चुनाव जब मतदान होगा और काउंटिंग होकर सामने आएगा, तब पता लगेगा कौन मजबूत है, कौन कमजोर है। राजनीतिक दल चुनाव होने से पहले तो सब अपने अपने दावे करते हैं और अंतिम समय तक दावा करेंगे, जब तक पूरे परिणाम नहीं आ जाएंगे कि हम जीत रहे हैं। कांग्रेस अपना कहेगी, भाजपा अपना कहेगी, आम आदमी पार्टी अपना कहेगी, तीसरा मोर्चा अपना दावा करेगा। तो अभी तो दावों की राजनीति होगी, सब अपना अपना दावा करेंगे, लेकिन जब मतदान हो जाएगा और मतगणना सामने पूरी होकर सामने रिजल्ट हमारे आएंगे, तब पता लगेगा किसमें कितना दम था। जी, चलिए, किसमें कितना दम था ये बात देखने वाली होगी, उसी पर बातचीत हम कर रहे हैं कि कौन किस आधार पर दम दिखा रहा है। हमारे साथ फिरोज बख्त अहमद जी भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। फिरोज बख्त जी, आपको क्या लग रहा है, चुनावों का तारीखों का ऐलान हो गया है, अब दम दिखाने का समय तो है ही, समीकरण नए नए बन रहे हैं, आपकी पार्टी क्या देख रही है? हम बिल्कुल वही देख रहे हैं जो हमने पिछले इलेक्शन में दिल्ली में देखा था, कि लोग हमको कह रहे थे कि इनका तो खाता भी नहीं खुलेगा। और हम आगे ये भी देख रहे हैं कि यूपी के अंदर जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने विकेट उड़ाया था शीला दीक्षित जी का, यूपी में अगर बनारस से वो लड़ते हैं मोदी जी के खिलाफ, तो उनका विकेट वहां भी उड़ाएंगे। और एक मुझे चीज और नजर आ रही है, जो आज वहां गए थे अरविंद केजरीवाल, उनकी टीम इधर आपका गुजरात के अंदर, तो गुजरात में भी बहुत जल्दी पकड़ बनाएंगे। और वो दिन बहुत दूर नहीं है कि जब अगर अरविंद केजरीवाल मोदी जी से गुजरात में भी लड़ते हैं, तो वहां भी उनको धूल चटाएंगे। मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है। और ये भी नजर आ रहा है जो सिंगल थर्ड पार्टी ऑप्शन आम आदमी पार्टी निकल के आएगी। मैं इसलिए दावा नहीं कर रहा कि
पार्टी से मुझे कोई रगबत है या पार्टी का मैं मेंबर हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, जो नजर पब्लिक में आ रहा है, जहां हम घूम फिर के पता लगा रहे हैं, लोग बहुत जुड़ रहे हैं, हर तबके का, हर धर्म का आदमी जुड़ रहा है। बीजेपी की तरह जैसे बीजेपी को जोड़ना चाहते हैं, बीजेपी से हिंदू को जोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस से मुसलमान को, और मुलायम सिंह भी अपने से मुसलमान। अरे ये काहे की धर्म की राजनीति है? अगर जोड़ना है तो हिंदुस्तानी को जोड़ो। आम आदमी पार्टी हिंदुस्तानी को, एक मुहिब्बे वतन को अपने साथ जोड़ रही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित को नहीं। फिरोज वक्त जी, आप ये बताइए कि अभी शाम में जो कुछ भी हुआ राजधानी में अशोका रोड पे, वो आप पार्टी का चरित्र है या एक ऐसा ही कुछ हो गया? देखिए, पहली चीज तो है कि मैं वहां पर मौजूद नहीं था। सुना होगा, आपके लोग वहां होंगे, देखा भी होगा। मैंने देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, चलिए लेकिन मैं समझ रहा हूं आपका इशारा किस तरफ है। मैं देखिए उसमें, देखिए ऐसा है कि अगर कोई चीज गलत हुई है तो उसके लिए मैं पार्टी की जानिब से माफी मांगता हूं। साजिया अलवी वहां पे थी और मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ, साजिया चश्मदीद हैं और मुझको लगता है कि आपके पार्टी का जो चरित्र है, जो आम जो धारणा है, एक अच्छी धारणा बन रही थी, लेकिन आज की घटना के बाद तो मुझे लगता है कि एक विपरीत स्थिति बनेगी। सुनिए, मैं कहता हूं अगर वहां पर कोई चीज गलत हुई है तो पार्टी की जानिब से, चाहे वो पार्टी की जानिब की बात नहीं है, एक नीति और जिस राजनीति को बदलने की बात आप करते हैं फिरोज बख्श साहब, उसका जिक्र यहाँ करना जरूरी है कि आपके कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पर जाते हैं, पथराव करते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं, लगभग वही कुछ कर रही है जिसके लिए आप दूसरी पार्टियों को कोसते रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर वहां पे थे, उन्होंने चीजों को देखा है, अभी बताएंगे कि उन्होंने क्या देखा है और क्या महसूस किया और किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे आपके लोगों ने। चलिए, अच्छा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों नेता मौजूद हैं। मैं ओनिका जी के पास चलूंगा, लेकिन पहले फॉर्चुनेट है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जो है राजनीति नहीं कूटनीति कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। रामसागर सिंह, जी मैं आपके पास आऊंगा। मनोज, आपने जो कुछ भी देखा जरा मुझको बताइए। फिरोज वक्ता बहुत अदब वाली राजनीति करते हैं और दूसरों का अदब रखते हैं, तो उनके व्यक्तिगत उसका मैं बहुत सम्मान करता हूं, जो राजनीति में कम देखने को मिलता है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी की कार्यशैली उभर के सामने आ रही है, उसको कहीं ना कहीं खेद व्यक्त किया उन्होंने, हमने देखा नहीं, लेकिन जो सुना वक्त साहब स्वीकार करेंगे। जब आम आदमी के पार्टी के नेता अरविंद कुमार विश्वास अमेठी जाते हैं तब झगड़ा होता है, जब केजरीवाल जी गुजरात जाते हैं तब टकराव होता है, जब दिल्ली में कोई कार्यक्रम होता है तब हुड़दंग होता है। ये कौन सी केजरीवाल पार्टी जो राजनीति दिल्ली में कर रही है, उसका एक नमूना आज हमने भाजपा मुख्यालय पे देखा। मैं स्वयं वहां मौजूद था, गुजरात की घटना थी, आचार संहिता के बाद वहां उनके काफिले को रोका गया। यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं, जब चुनावों का ऐलान हो जाता है तो पूरी प्रशासनिक कमान सरकार से हटके चुनाव आयोग के पास आ जाती है। वहां जो कुछ भी गुजरात में हुआ वो एक प्रशासनिक कार्रवाई थी, जिसे एक मुद्दा बना के दिल्ली में आम आदमी की पार्टी के समर्थकों ने और आशुतोष और शाजिया इल्मी जैसे नेताओं ने भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय जो 11 अशोक रोड पर है, वहां शाम को अचानक प्रदर्शन किया। वहां कोई तैयारी नहीं थी और एकदम नारे लगने लगे, उत्तेजना वो होने लगी। भाजपा के जो पोस्टर बड़े नेताओं के वहां लगे थे, बैनर लगे थे, बोर्ड लगे थे, उस पर पथराव किया गया, उसे तोड़ा गया, गेट को तोड़ने की कोशिश की। दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जब जवाबी नारेबाजी की, उसमें टकराव हुआ, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, दोनों तरफ से लोग घायल हुए, कई पुलिस वालों को चोटें आई। लेकिन मैं चिंतित हूं इस बात की कि आज चुनाव आयोग ने कहा, ऐलान करते हुए तिथियों का, कि हम चाहते हैं इस देश में शांतिपूर्ण चुनाव हो। लेकिन आज दिल्ली में जो कुछ घटा और बाद में जो लोग कुछ लखनऊ में घटा कि एक राजनीतिक टकराव हमें हिंसा का देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहा है कि ये केजरीवाल जी की जो राजनीति है वो देश की राजनीति को किधर ले जा रही है। बिल्कुल। ये रामसागर सिंह जी, आपकी पार्टी की क्या गलती थी जो आप पार्टी के लोग टूट पड़े? आपकी पार्टी ने क्या अपराध किया इनके लोग? हमारी पार्टी तो कोई अपराध किया नहीं था, लेकिन मैं एक बात बता दूं और देशवासियों को मैं आगाह करना चाहता हूं आप पार्टी से, चूंकि ये अराजकतावादी तत्व हैं और ये अहिंसक हो ही नहीं सकते। इनका मिशन ही इंटरनेशनल लोगों से ये फंडिंग ले कर करके पलटवार तो आपकी पार्टी की तरफ से भी कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं कि आज बीजेपी हेडक्वार्टर पे आप पार्टी के लोगों ने हमला किया, पत्थरबाजी की, पुलिस
को चोटें आई, लोग पिटे। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी ने क्या अपराध किया कि जो आप पार्टी बीजेपी ने क्या अपराध किया जो आप पार्टी के लोग रोका निर्वाचन आयोग के, चूंकि निर्वाचन जब घोषणा हो गई थी, मनोज वर्मा जी ने कहा निर्वाचन आयोग अपना प्रशासनिक व्यवस्था सारा उनके जिम्मे हो जाता है, रोका उसने। और ये आशुतोष ने फैलाया इस बात को कि आशुतोष गलत बयान कर करके लोगों को भड़काने का काम किया अपने लोगों। चलिए, कांग्रेस नेता ओनिका मेहरोत्रा भी हमारे साथ है। फिरोज जी, मैं आपके पास आऊंगा। ओनिका जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? जो भिड़ंत हुई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो उपद्रव किया, वो आपने खबर देखी और सुनी होगी, क्या इसी तरह से राजनीति बदलेगी? देखिए, दिल्ली वासियों ने आम आदमी पार्टी का 39 दिन का राज देखा, पूरी दिल्ली में ग्रहण छा गया 49 दिन का। उसके बाद लाचार और बेबस दिल्ली को छोड़ के अरविंद केजरीवाल जी चल दिए सत्ता की एक और लालच और एक और पड़ाव को पार करने के लिए। प्रवचन देना, खोखले वायदे करना, ये परंपरा है आम आदमी पार्टी की। आम कहने से कोई आम नहीं होता, क्योंकि इन्होंने खास लोगों को टिकटें दी हैं। इनका जो व्यक्तित्व दिखाई देगा लोगों को, दिल्ली वाले समझ चुके हैं। और उम्मीद करती हूँ कि भारतवर्ष में भी दिखे कि इनकी जो हरकतें हैं, प्रवचन देना आता है लेकिन इनके पास कोई विजन। ओनिका, फिरोज बख्श जी ने पूरे मामले को लेकर के खेद व्यक्त कर लिया है यहाँ पर। अब हम इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी पिछले कई महीने से देश के गलियों का खाक छान रहे हैं। देश ये जानना चाहता है कि आपकी पार्टी की तरफ से भावी प्रधानमंत्री का एड्रेस क्या है? ये मैं उस कैपेसिटी में नहीं हूँ इस बारे में कुछ बात करूं। बाकी कांग्रेस का शुरू से ही रहा है कि जब चुनाव के बाद ही चुनाव होता है, उसके हिसाब से बताया जाता है कि कौन। कांग्रेस शायद ये मान चुकी है कि वो विपक्ष में बैठेगी। जी नहीं, आप देखिए, मीडिया को ये चीज को समझनी चाहिए। आपकी जो समझ है उसके बारे में जजमेंटल ना होके मीडिया को एक रुख दिखाना चाहिए। जो पार्टी ने काम किया है, ओनिका जी, मैं सिर्फ आपसे भावी प्रधानमंत्री का एड्रेस और नाम जानना चाह रहा हूं। नहीं, देखिए, ये है ही नहीं परंपरा कांग्रेस पार्टी में, तो कैसे नाम बताएंगे? तो मनमोहन सिंह के मामले में आपकी पार्टी ने उनको पेश किया कि उस वक्त मनमोहन सिंह ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर थे, सेकंड टर्न हो रहा था तो अनाउंसमेंट थी जी। लेकिन ऐसे नहीं, पार्टी नहीं, लेकिन मैं आ रहा हूँ, फिरोज बख्श साहब आ रहा हूँ मैं। ओनिका जी, वो पटरी से उतरी हुई है। ओनिका जी, आपके पास आ रहे हैं। ओनिका जी, क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस बहुत टफ सिचुएशन में है और सबसे टफ सिचुएशन मानी जा रही है कांग्रेस के लिए? ये बड़ी चुनौती मान रहे हैं आप इस बार चुनाव में? किस बात की चुनौती? केंद्र सरकार की आप नीतियां देखिए ना। आप ये देखिए कि 7th पे कमीशन का गठन हो गया, कभी भी नहीं हुआ। हमेशा आरक्षण और हल्ला मचाने के बाद जाके गठन होता है। आज पहले गठन हो चुका है। 1 रैंक 1 पेंशन का हमने लागू कर दिए। दिल्ली की अगर बात करें, ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, बोलने दीजिए। आरक्षण का झुंझुना आप देते चले आ रहे हैं, कभी 4.5%, कभी 9%, कभी होता नहीं है। हमने आपके फॉरेन मिनिस्टर जो थे, बाद में उनका पोर्टफोलियो बदल गया, उससे पहले वो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, अब फॉरेन मिनिस्टर हैं। वो इस तरह के झुंझुने देते रहे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी को। कोई आरक्षण की कोई बात ना कीजिए, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अब आपका जो गेम है वो खत्म हो चुका है। आरक्षण का गेम हो, उर्दू जबान का गेम हो, या कोई और फैसिलिटी का गेम हो, आपका खेल खत्म हो चुका है। आप जो है, अब आपका सुनिए, गुजरात की सुनिए, ओनिका जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मेरी बात कहने दीजिए। प्राइम मिनिस्टर कितने टाइम तक घोषित करके रखा, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। मोदी जी के आते ही आपने बेचारे अडवाणी जी को साइडलाइन कर दिया। मोदी के बूथे आप पूछ रहे हैं, जिस मोदी ने गोधरा में और गुजरात में क्या हाल किया आपने भी देखा। दूसरे की बात भी सुनिए करिए ओनिका जी, मैं टिप्पणी नहीं, करना चाहूंगा। अभी ये कहा गया, गलत सही की बात नहीं है। मैं खामोश बैठा था, मैं आपको इंटरफेयर करूंगा। मैं कह रहा हूं कि ये कहा गया कि अरविंद जी जब गुजरात गए तो कोई प्रशासनिक समस्या थी जिसकी वजह से उनको थाने में बिठा लिया गया। ऐसा कुछ नहीं। अगर वहां मनसा होती या वहां कोई और पार्टी होती, वहां पे शिवसेना होती, उसके नेता को नहीं बिठाया जा सकता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बारे में अब ऐसा पता चल गया भाजपा को
कि मोदी जी का गुब्बारा जो है उसकी चुनाव हवा में ये उसकी आप हवा जानते निकलनी हैं, शुरू हो गई चुनाव है। आयोग का मसला है। आप मोदी जी चुनाव को के बाद समझ के आज ही जा रहे थे, नहीं, फिरोज कोई रोड शो नहीं था, फिरोज वो तो बख्श कुछ लोग जा रहे थे। फिरोज फिरोज जी आपके अंदर प्रशांत भूषण जैसे आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, डॉक्टर बिनियम जैसे नक्सलवादियों को बढ़ावा देने वाले हैं। आप तो शहरी माओवाद हैं, आप शहरी नक्सल हैं और देशवासियों को इससे सावधान होना पड़ेगा। आप शहरी नक्सल हैं, धोखा देने का परिणाम मिलेगा, आप शहरों में नक्सलिज्म को फैलाने का काम कर रहे हैं, आपके लीडर्स यही काम कर रहे हैं। राम सागर जी, अंदर जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी वहां पे आपका माओवाद देख लिया। देखिए फिर वहीं पे नहीं, ये राजनीति का नहीं, ये राजनीति नहीं, आप लोगों ने राम सागर जी, फिरोज बख्श साहब, फिरोज बख्श साहब, देखिए चाय का स्टॉल खोलने ये तरीका नहीं है, ये अल्लाह साहब का 300 करोड़ का हिसाब केजरीवाल राम सागर जी सुन लीजिए, आप लोगों ने राजनीति की ये फितरत बना दी है कि सारी बातें घूम फिरकर वही धर्म, वही सांप्रदायिकता, वही आतंकवाद, वही चीजों में आप ये समेट दी जाती है। इससे कैसे काम चलेगा? बात आगे कैसे बढ़ेगी? बहस कैसे होगी सभी मुद्दों पर? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं, तमाम चीजों पर बातचीत होगी। आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस का खेल खत्म हो गया है, वही हाल होगा जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुआ है। बीजेपी के अपने दावे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक छटपटाहट है जनता में, इसलिए यह चुनाव कुछ नया होने वाला है। छोटा सा ब्रेक। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. वेदोवास हर्बल, आपके बालों के लिए सर्वोत्तम उपहार। वेदोवास हर्बल प्रोडक्ट्स। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. Welcome to the world of true engineering with Made Easy. For further information, visit www.madeeasy.in or call 011-4512-4612. जब देश में हो बदलाव की बयान, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल, यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे।
एशिया का किंग कौन? 9 मार्च तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज लाइन में। हम बातचीत कर रहे हैं कि अब तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियों की क्या अपनी रणनीति है, लेकिन अभी जो टकराव दिखा बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वो कई सवाल भी खड़े करता है। उसी को लेकर के बातचीत हो रही है। फिरोज बख्त साहब आम आदमी पार्टी नेता, बीजेपी नेता डॉक्टर राम सागर जी हमारे साथ हैं, लेकिन मैं आपके पास आना चाहूंगा मनोज जी। मनोज वर्मा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक संपादक। मनोज जी, क्या ये जो भिड़ंत हुई आपने तो मौके पर देखा, क्या कुछ हुआ, कैसे किस तरह से पथरावबाजी हुई, किस तरह से भिड़ंत हुई? क्या ये टकराव की राजनीति जानबूझकर की जा रही है? क्या इसमें वही वोट की एक मंशा है कि आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी की इसको जंग साबित की जाए? देखिए राजीव, मैं आपकी इस बात से काफी हद तक सहमत हूं। केजरीवाल जी की जो अब तक राजनीति रही है उसका 2 पहलू रहे हैं खास तौर से। एक तो कैसे मीडिया अटेंशन लिया जाए और उस मीडिया अटेंशन के जरिए कैसे जनता को प्रभावित किया जाए। आप देखिए, गुजरात की एक घटना होती है, जो जानकारी फर्स्ट हैंड मुझे मिली उसके मुताबिक जब उनका काफिला वहां जा रहा था गुजरात में, तो वहां जाम लगा। पुलिस ने रोका और जाम को हटाने के लिए उनसे कहा कि आप इस तरह मत चलिए, अपना आगे कार्यक्रम बताइए। केजरीवाल जी ने और उनके समर्थकों ने इसे मुद्दा यह बना दिया कि उनको मोदी सरकार ने गिरफ्तार कराया है, जबकि सरकार ने वहां खंडन किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जाम हटाने के लिए घटना की गई। लेकिन उसको जिस प्रकार से एक राजनीतिक मुद्दा बना के दिल्ली में पेश किया गया और शाम को भाजपा मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने पहले प्रदर्शन किया, फिर टकराव हुआ और फिर पत्थरबाजी हुई, उससे एक ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये भी एक मीडिया उनका दांव। फिरोज बख्त साहब, क्या ये जानबूझकर टकराव की कोशिश है? क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी बनाम जंग बनाने की कोशिश है? क्योंकि ये आरोप लगते रहे आम आदमी पार्टी पर कि वो बीजेपी के प्रति सॉफ्ट है, जबकि कांग्रेस के प्रति आप ज्यादा एग्रेसिव हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना हम बीजेपी के प्रति ज्यादा एग्रेसिव है, ना कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट या एग्रेसिव है। ऐसी कुछ बात नहीं है। अगर हम एग्रेसिव हैं किसी चीज के खिलाफ तो वो है बेईमानी, वो है भ्रष्टाचार। एक बात मैं आपको बता दूं, बीजेपी की ऑफिस के आगे जो कुछ हुआ वो मैं समझता हूँ गैर कानूनी था। जो भी करे, हम करें, कांग्रेस करे, कोई भी करे, जो गलत चीज है वो गलत चीज है, उसको एक्सेप्ट नहीं करे। एक चीज का ध्यान और देना चाहूंगा, हमारा जो कौशाम्बी का ऑफिस था वहां भी संघ परिवार के जो बहुत से लोगों ने उसको तोड़ा था, उसको तबाह बर्बाद किया था और उस पर किसी ने कोई माफी नहीं मांगी, बल्कि उसके लिए और भी दबंग तरीके से जो है उल्टी सीधी बातें की गई। मैंने तो इस बात को माना कि अगर ऐसी कोई बात हुई है तो गलत है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक नेशन है और हमें जो हिंदुस्तान का एक डायस्पोरा है, प्यार मोहब्बत का, पीस का, सारी पार्टियों को मैं चाहता हूं अगले इलेक्शन में कोई भी जीत जाए, लेकिन मिलकर हिंदुस्तान के लिए काम करो। हिंदुस्तान के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। उनका मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके पहले राम सागर सिंह, अभी 5-6 दिन पहले आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश के मुसलमानों के सामने एक प्रस्ताव रखा, एक प्रपोजल रखा कि जो कुछ भी हुआ अतीत में उसके लिए हमें माफ करिए और हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम संगठनों ने अभी तक आपके प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लिया है, लिहाजा कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। असल हमारी पार्टी ये मानती है कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस, सांप्रदायिक कांग्रेस ये करते आ रही है कि सांप्रदायिकता को बहाना बना करके देश के अंदर ये शासन में आते हैं और फिर भ्रष्टाचार करके देश को लूटते हैं। इस बात को खत्म करने के लिए सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि संघ का भी आप बयान देखे होंगे, तो संघ भी ये निर्णय लिया है कि अब मुसलमानों के बीच भी हम जाकर के काम करेंगे और शाखा लगाएंगे। और उसका बहुत अच्छा शामिल हो रहे हैं, काफी संख्या में शामिल हो रहे हैं और इंद्रेश जी का ये पहल देश के अंदर काफी अच्छा पैगाम लेकर के जा रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आपके पार्टी के अध्यक्ष के प्रस्ताव पर किसी भी बड़े मुस्लिम नेता ने अभी तक सहमति प्रकट नहीं की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसे स्वीकारने को तैयार है। कारण क्या है? नहीं, उसके पहले तो बहुत सारे मुस्लिम नेताओं ने, मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने भी कहा था कि अगर बीजेपी के अंदर इस तरह का बात है तो हम उसको, चूंकि मोदी जी का या हमारी पार्टी का ये मानना है, चूंकि ये गोधरा को लेकर के बात करते हैं और गोधरा में कुछ उस तरह की बात थी नहीं, ये तो एग्जाम्पल भी ये ऐसा करते हैं
कि मोदी जी ने जब कहा कि कार के नीचे कोई पिल्ला आ जाता है तो कार के नीचे कोई हाथी तो आएगा नहीं, तो एग्जाम्पल तो पिल्ला का ही दिया जाएगा। और मीडिया के कुछ लोग और सारे पार्टी के लोग ये मुद्दा बना दिए कि मुसलमानों को पिल्ला कर दिया गया, जबकि ये कांग्रेसी लोग और विपक्ष के लोगों ने उसको मुद्दा बनाया। पिल्ला उन लोगों ने बनाया। टिप्पणी कर मनोज भाई से पहले बोलिए, मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ। देखिए, और मुसलमान अब बेवकूफ नहीं है, सारी चीजों को समझ रहे हैं, बनाते रहे हैं, अब मुसलमानों को ये बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को कोई 18% मुझे मिल गया। सुन लीजिए, देखिए मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूँ, वो ये है कि जहाँ तक मुसलमानों की बात है, देखिए राजनीति में कोई अछूत नहीं है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना सपा, ना बसपा, ना आम आदमी पार्टी, कोई। मुसलमानों के लिए सारी पार्टियां एक जैसी हैं, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन ये जो हाय मुसलमान तेरा मुसलमान मेरा, ये इलेक्शन से पहले नहीं, अगर मोदी जी या राजनाथ जी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मुसलमानों की बात करते हैं, मैं समझता हूँ मुसलमान बीजेपी से ईमानदारी के साथ जुड़ता। लेकिन ये जो वोट बैंक की राजनीति है, उसमें यह कि भाई मैं समझता हूं हिंदुस्तान के अंदर मजहब की राजनीति को खत्म होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर एक इंसान की राजनीति को, एक हिंदुस्तानी की राजनीति को प्रमोट करना चाहिए। हमें इन लोगों को, इन नेताओं को, इन पार्टियों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित इन खानों में नहीं बांट करके हिंदुस्तानी की मनोज मैं आपको सारा उनिका ये बताएं, आपकी पार्टी करप्शन फ्री नेशन की बात करती रही है। राहुल गांधी ने हाल के महीनों में कुछ उस तरह का अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने फैसलों से कुछ दिखाया है। लेकिन जिस तरीके से आपके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने, पार्टी के कैंपेन चीफ ने मुंबई में अशोक चौहान के साथ मंच शेयर किया, उसका क्या संदेश जाता है? अशोक चौहान को जांच कमेटी ने आदर्श घोटाले में अभियुक्त माना है, फिर आप कैसे पब्लिक के बीच ये कहेंगे कि हम करप्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं? देखिए, अभी कार्रवाई उस पर जो भी है, इतनी अपडेट जो भी उस पर मिल रहे हैं, लेकिन चार्जशीट लगी है, क्या लगी है, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं है, तो इस पर मुझे लगता कि मैं राहुल गांधी ने उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, उन्होंने माना है, उन्होंने उस पर राहुल गांधी ने टिप्पणी भी की है। लेकिन जो भी अगर कार्रवाई जो होगी, अगर एज सीबीआई जो भी इन पे एलिगेशंस लगे हैं, प्रूफ जो होंगे, ऑब्वियसली उस पे एक्शन लिया जाएगा। नहीं तो फिर आपने हटा क्यों दिया? कोई बात नहीं होगी, हम किसी शेयर करेंगे। उनका जी फिर मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटा क्यों दिया था आपने? यही बात उस समय भी आप कह देती कि जब आरोप साबित होगा तब हटाएंगे। किसी पे कोई एलिगेशन लग रहा है तो ठीक है, वो बात सही है, लेकिन कार्रवाई चलती है उसके ऊपर। उनका जी आ रहा हूँ, रामसागर जी आ रहा हूँ मैं। हाँ उनका जी, ये बात तो मान लीजिए ना फिर कि आपने हटाया था, तो कुछ तो बात थी वहां पर, हटाने की वजह क्या थी? ऐसे नहीं है, देखिए जब कोई बात अगर उठी है और उस पर नाम आता है तो ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से इंसान पद से हटता है, उसमें कार्रवाई चलती है। नहीं, जो जांच रिपोर्ट आई, आपके मौजूदा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान है, उन्होंने तो, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वहां नहीं होना चाहिए था उस मंच पर? उनका जी सुन रही हैं आप? हेलो उनका जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी को आज उस मंच पे नहीं होना चाहिए था जहां अशोक चौहान बैठे थे। आपके इस प्रश्न ने उनको धर्म संकट में डाल दिया। नहीं, उनका तो खुल के बोलते हैं। देखिए, आपका तो बंगारू लक्ष्मण जी पे बीजेपी का आरोप था। बंगारू अब नहीं रहे, ये बताइए। लेकिन उसके बावजूद मंच हो रहा था, दोबारा लाने की बात हो रही थी उनको, तो तमाम ऐसे एलिगेशन बीजेपी में तो खुल्लम लगे हुए हैं। उसके बाद मंच शेयरिंग हो रही थी। नहीं, उनका हम ये जानना चाह रहे हैं, इंदिरा जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, नरसिम्हा राव जी के ऊपर था, राजीव जी के ऊपर था, हमारा काम नहीं ले, राम सागर सिंह हमारा काम नहीं करिए। उनका हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी को आज वहां मंच शेयर नहीं करना चाहिए था जब तक वो अशोक चौहान दागदार से बेदाग साबित न हो जाते। कार्रवाई देखिए, अभी इंफॉर्मेशन पूरी जिस हिसाब से उनकी हो रही है, उनके बावजूद तो आप किसी को एलिगेशन लगाएंगे? बिल्कुल, हाँ। मनोज वर्मा आप हो रहा है, उसके बावजूद मनोज वर्मा, कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ जो अभियान शुरू हुआ है हाल के महीनों में, क्या देश की जनता उसको गंभीरता से ले रही है और उसका असर इस चुनाव में दिखेगा? क्योंकि राहुल गांधी करप्शन फ्री नेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी में चाहे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हों या राहुल गांधी हों, दोनों बातें तो खूब भ्रष्टाचार को रोकने ही कहते हैं,
कानून भी आते हैं, लेकिन जमीन पर ऐसा होता कुछ नजर नहीं आता है। पिछले 5 साल में देश ने कोयला घोटाला देखा, स्पेक्ट्रम घोटाला देखा और भी तमाम तरह के घोटाले देखे, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सोनिया जी और राहुल जी भले ईमानदार हो भ्रष्टाचार के प्रति, लेकिन सुरेश कलमाड़ी का घोटाला हो या मुंबई के आदर्श सोसाइटी का घोटाला हो या दूसरे घोटाले हो, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि को एक दागदार बनाने का काम किया है। दूसरा मुद्दा मैं मानता हूं महंगाई का है, जो कांग्रेस के लिए बहुत भारी पिछले 5 राज्यों के चुनाव में पड़ा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कांग्रेस की एक कथनी करनी में अंतर नजर आता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, लेकिन दूसरी ओर जब भ्रष्टाचार के कारनामे सामने आते हैं तब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेता कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। रामसागर सिंह, करप्शन के खिलाफ आपकी पार्टी भी बोलती रही है, लेकिन हाल के कुछ महीनों से आपकी पार्टी की जो मुहिम है करप्शन के खिलाफ वो धीमी पड़ी है, क्योंकि करप्शन के मामले में आपकी पार्टी के एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा थे, जिनको आप फिर से वापस लाने के लिए मंच पे तैयार हैं। कुछ जी भी हैं वापस ला करके हमने कोई पद नहीं दे दिया। कोई बात नहीं, वो कुशवाहा जी को भी आपने पद नहीं दिया था। मिल जाएगा, हमने सागर जी पद भी मिल जाएगा, हटा दिया था। कद तो बढ़ा ही लिया है। आप तो भ्रष्टाचारी कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बनाए, केजरीवाल साहब सरकार बना दिए भ्रष्टाचारी के साथ, नहीं मिलाए, गले लगा भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ। हमने तो चैलेंज एक्सेप्ट किया, ठीक है, और उसके बाद आप मिल गए कांग्रेस से जी। हम 40 लोग नहीं चाहते कि जन लोकपाल मिला, 40-42 लोग जो भी मतलब भाजपा और दिल्ली में मिला करके कांग्रेस के, आपने चलने कहा दिया। आपको पता है ईमानदार लोग आ जाएंगे, भ्रष्टाचार का आरोप केजरीवाल पर भी है, हजारे का आरोप है कि फिरोज करोड़ का हिसाब नहीं दिया। इस इंटरवेंशन से वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुहिम में आपकी जो मुहिम थी वो फीकी पड़ी, क्योंकि कर्नाटका में जो कुछ भी हुआ पूरे देश ने देखा, क्योंकि आपकी पार्टी का क्लेम था कि आप दूसरों से अलग हैं। नहीं, अब उस बात का और मैं खुलासा कर दूं, जिस रेड्डी बंधु की बात की जाती थी भ्रष्टाचार के मामले में, उसका माइंस का बहुत ज्यादा वो आंध्र प्रदेश में माइनिंग करते थे। वहां कांग्रेस आपके पार्टी के लोग थे, जहां करे आपके पार्टी के लोग हैं जो जहां भी माइंस पे करे। अब मेरे साथ वैसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ और क्या कार्रवाई किया हमारा तेज होगा। डॉक्टर राम सागर साहब, क्या कार्रवाई की आपने? कार्रवाई हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा लिया था उस समय। नहीं, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा तब तक आपने कुछ नहीं किया। जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर नहीं, रिपोर्ट लोकायुक्त के रिपोर्ट आने तक का इंतजार था। गडकरी साहब ने बड़ा खुलकर कहा कि जैसे रिपोर्ट आएगी मैं कार्रवाई करूंगा। कोर्ट ने इंटरव्यू नहीं किया। नहीं, रिपोर्ट आ जाने के बाद तुरंत कार्रवाई हुई थी नाग साहब जी, गडकरी साहब ने कार्रवाई की जी। ओनिका, अभी आपकी सरकार ने दिल्ली में करप्शन के खिलाफ 5 अध्यादेश प्रपोज किए, जिसको राष्ट्रपति ने नकार दिया। अगर यह लोकसभा के जरिए आपने लाया होता तो शायद यह नौबत नहीं आती और देश में संदेश जाता कि आपके नेता राहुल गांधी करप्शन के खिलाफ सच में गंभीर हैं। लगता नहीं है कि सारा कुछ दिखावा था। एक तरफ करप्शन के खिलाफ आपके नेता बोलते हैं और दूसरी तरफ आपके नेता उसका एक करप्ट नेता के साथ डैश शेयर करते हैं। ये क्या है पार्टी कांग्रेस में? ओनिका, चलिए, उनका जी से शायद कुछ तकनीकी खराबी है, उनसे हम जुड़ेंगे, लेकिन काम के बात था जी। हाँ जी, कुछ तकनीकी खराबी, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जुड़ेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन डॉक्टर राम सागर साहब, सवाल आपसे ये ले लिया जाए कि जो करप्शन का मुद्दा बना, उस करप्शन के मुद्दे पर क्या लगता है कि बीजेपी उस हद तक सीटें जीत पाएगी जिसको आप कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत गंभीर है? आम आदमी पार्टी लगातार सवाल आपसे पूछती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अंबानी की एक जेब में मोदी है, दूसरी जेब में राहुल गांधी है। तो क्या बीजेपी इसका जवाब देने की हालत में है? बीजेपी कोई जवाब इसका देगी? जो सबूत या जो तथ्य केजरीवाल पेश कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही है वो,
हो सकता है, वो अपने दावे उनके हो सकते हैं। केजरीवाल के सवालों का जवाब देना ही मुनासिब नहीं होता है, वो आरोप ऐसे ही लगाते रहते हैं। क्यों मुनासिब नहीं है, नहीं, बता दीजिए। अगर वो इसी पूछ तरह रहे का हैं। आरोप ये आरोप का ही राजनीति करते देखिए हैं। केजरीवाल क्या कर रहे हैं, फिरोज बख्श साहब बताएंगे, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन आरोप लगते हैं। नहीं, ये बताइए कि उन्होंने ये पूछा है कि जिन हेलीकॉप्टर में घूमते हैं नरेंद्र मोदी, उसका पैसा देते हैं कि नहीं देते, इतना बताने में देश की जनता को क्या दिक्कत है? आप कुछ सूचना की राजनीति अगर करते हैं तो सामने आइए, पार्टी विद डिफरेंस है आप, अगर आप जो दावा करते हैं तो बता दीजिए ना। जितनी जानकारी है, जो भी हेलीकॉप्टर लिए जाते हैं भाड़े पर, उसका पैसा पेमेंट होता है। ये मोदी जी से वो पूछ रहे हैं कि जो लेटर लिखा था उन्होंने, जो खत लिखा था, जो सवाल पूछे थे, क्या जवाब देना मुनासिब नहीं समझते हैं आप लोग? नहीं, केजरीवाल जैसे लोगों का खत का जवाब देना मुनासिब, वो ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों का वो झूठ बोलने का रिकॉर्ड बना रहे हैं केजरीवाल साहब। असल में बात ऐसी है, जी जी, चक्कर क्या है देखिए, आप पार्टी के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के लिए जाने जाते हैं, आपकी एक अलग छवि है। ये सिर्फ हम जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों से अधिक डेमोक्रेसी है, आपकी पार्टी में अधिक डेमोक्रेट हैं आप लोग। अभी दो ऐसे चेहरे को पार्टी में आपने शामिल किया और उसके 2 दिन बाद आपने कहा कि ये यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आशुतोष और राजमोहन गांधी आपकी पार्टी में 48 आवर पहले शामिल होते हैं और कहते हैं कि ये चुनाव लड़ेंगे। फिर आप उनके उम्मीदवारी के सवाल पे, जनता में आप थोप रहे हैं उम्मीदवार को, उनके उम्मीदवारी के सवाल पे आपने रायशुमारी नहीं कराई, जो आपका एक तरीका है फैसला लेने का। देखिए, आपने ये जो सवाल किया है बहुत से लोगों के जहन में कुल बुला रहा है, लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं। देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, मैं ये सारी जो राय है, मैं सर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फैसला लिया गया है, ये हाई कमान में अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा लिया गया है। और पीएससी, देखिए मैं पीएससी का किसी का मेंबर नहीं हूँ, ठीक है, मैं समझता हूँ अगर लिया गया है, आप जिनका नाम ले रहे हैं, ऐसे कई चेहरे हैं, मतलब जो जीता उसके अंदर और भी कई लोग हैं लिए गए हैं। हाँ, तो मैं समझता हूं कि जरूरी इसमें कोई ऐसी मसलियत होगी कि पार्टी का कहीं ना कहीं कोई फायदा होगा। और मैं समझता हूं कि जिन लोगों को मतलब एक दरवाजा रखा जाता है, जिन लोगों को इससे आपत्ति एक दरवाजा तो उन लोगों को सुनिए, उन लोगों को पार्टी के इस फैसले को कबूल करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि रही बात पब्लिक में जाने की, पब्लिक से रेफरेंडम लेने का, तो उसमें अरविंद जी ने कहा है कि कहीं अगर धर्म संकट होगा तो हम जरूर पब्लिक से रेफरेंडम लेंगे। यहाँ पर कोई धर्म संकट वाली बात नहीं। लेकिन आपने मान लिया कांग्रेस का सपोर्ट लें कि ना लें, उसके लिए आप पब्लिक के बीच में सुमारी कराई और फिर सरकार बनाया आपने। चाहे जो भी तरीका आपने अपनाया वो चाहे ट्रांसपेरेंट था या नहीं था, आपने सरकार बना लिया कांग्रेस के सपोर्ट से, जिसको लेकर के काफी रिएक्शन भी हुआ और लोगों ने इसको अजूबा की तरह देखा। एनीवे, वो सब ठीक है, रिएक्शन हुआ, वो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। लेकिन मेरी अपनी इसमें जाती राय ये है कि आशुतोष जो है, मेरे ख्याल से अगर उनको लिया गया तो एक अच्छा काम था, और टिकट भी दे दिया गया तो मैं समझता हूं एक विनिंग कैंडिडेट है, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, बना दिया आपने। 300 अभी तक हमने 300 कैंडिडेट डिसाइड किए, कोशिश हम करेंगे 500 सीटों पे लड़ें। तो हमें अच्छे कैंडिडेट तो चाहिए ना, तो आप आइए, आपको वेलकम करते हैं। आप भी हमारी पार्टी से आइए, आपको टिकट देंगे। आप पार्टी में जो कैंडिडेट के लाले पड़ रहे हैं, टिकट देंगे आप? लाले नहीं पड़ रहा है, नहीं टिकट देंगे आप आइए, बिल्कुल टिकट मिल जाएगा। जी बिल्कुल देंगे, ऑफर कर रहे हैं। नहीं आपने दुकान खोल रखी है, अच्छे लोगों को हम टिकट नहीं, हम सब आए तो हम सबको आप टिकट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज के साथ हमने आशुतोष को दिया, हर अच्छे जो भी अच्छा इंसान है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, मीडिया से हो, हम उसको टिकट। मनोज जी, टिकट मिल रहा है, आप भी आजमा सकते हैं। बिल्कुल, अच्छे लोग आजमा सकते हैं, कोई बुराई नहीं, कोई शर्म की बात नहीं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे अच्छा लगा वक्त साहब ने हाईकमान शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसी हाईकमान कल्चर की केजरीवाल जी कांग्रेस और बीजेपी के नेतृत्व की जो हाईकमान कल्चर है, आलोचना किया करते थे। मैं यही कहना चाह रहा हूं, केजरीवाल जी की राजनीति एक दिखाने की है, एक करने की है, उनका जो हाईकमान है। बस आप एक बात मानिए, सच को आप बहुत सफाई गोई से बोलते हैं, लेकिन इसको भी स्वीकार कीजिए, मैं साफ उससे बोल रहा हूं कि जो एक पहली लिस्ट आई, दूसरी लिस्ट आई, वो एक खास लोगों की लिस्ट थी, वो खास सूची थी केजरीवाल जी की, आम लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं था। इसलिए एक हाई हमें मान लेना चाहिए कि आम आदमी पार्टी में भी हाई कमान कल्चर आ चुका है। उनका बराबरी से ट्रीट करते हैं। उनका आपकी पार्टी ने जब
आपकी पार्टी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया तो उसमें एक एजेंडा ये था कि सरकार में आने के बाद हम महिला आरक्षण को लागू करेंगे और 3 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। आप एक महिला नेता हैं उस पार्टी की, ये जानना चाह रहे हैं कि जब राष्ट्रपति को अध्यादेश के जरिए कई तरह के कानून बनाए जा रहे थे या प्रपोज किए गए, तो आपकी पार्टी ने महिला आरक्षण बिल जो पिछले 13 साल से डीप फ्रीजर में रखा हुआ है उस पर उन्होंने कानून बनाने के लिए साहस क्यों नहीं किया, प्रपोज क्यों नहीं किया? देखिए, कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिन्होंने राजीव जी के टाइम पे पंचायतों में दिया, हमने उसके हमारी बाद हमारी बात कॉर्पोरेशन में हुआ। के बारे तो ये प्रमोशन जितना भी है कांग्रेस की इंटेंशन है, कभी अब इतना मिला भी और पार्टियों ने इसमें ऑब्जेक्शन किया। ये बोले उसके बावजूद कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया और आगे भी उठाते रहेंगे और ये निश्चित रूप से समय आ चुका है कि कोई पार्टी से इग्नोर नहीं कर सकती। आप जो बोले कांग्रेस पार्टी की जी मोनिका जी बोलिए। कांग्रेस पार्टी राजीव जी के टाइम में पंचायती राज में भी हमने ये किया और आपने देखा कॉर्पोरेशन चुनावों में भी 50% आरक्षण महिलाओं को मिला। ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की इंटेंशन हमेशा रही है, बिल आगे पास भी करवाया, भेजा भी, लेकिन अब देखिए कि और जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी इंटेंशंस कतई इस पे नहीं है कि महिला रिजर्वेशन बिल पास हो। तो कांग्रेस ने हमेशा इस मुद्दे को आगे बढ़ाया और ये मुद्दा समय आ चुका है कि पार्टी अब इसको इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी कांग्रेस की देन है जो पंचायतों में और उसके बाद कॉर्पोरेशन में 50% रिजर्वेशन। मोनिका जी, कांग्रेस की बात होती है तो मसला राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से आगे क्यों नहीं बढ़ता है? आज की बात अगर की जाए तो क्या कांग्रेस पार्टी जाति की राजनीति कर रही है? नहीं, ठीक है, आप बात करिए, लेकिन कब तक गौरवगान होगा? महिलाओं को किया गया नहीं, ठीक है, नहीं हुआ। ये मंशा आपकी महिला बिल को लेकर नहीं रही है। मैं सवाल ये जान रहा हूं, आप पूछना चाह रहा हूं आपसे कि क्या जाति की राजनीति कांग्रेस करती है? जिस तरह से जाट आरक्षण का आपने आनंद फानन में कैबिनेट ने पास किया, जाति के भी परिवारवाद, हर एक वर्गों को पार्टी लेके चलती है। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी वर्ग को खास अहमियत नहीं दी, हमेशा हर वर्ग को साथ कांग्रेस पार्टी लेके चली है। ये अचानक क्यों याद आया चुनाव के समय आपको? नहीं की, आप दोनों के पास ये अचानक क्यों याद आया? बातें करते हैं हम, जोड़ने की बात। मोनिका जी, ये अचानक क्यों याद आया आपको? क्या ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है या फिर आप नहीं, आप कहती हैं कि कामकाज के बल पर हम जनता के बीच जाएंगे? क्या यही कामकाज है आपका कि चुनाव से पहले आप आरक्षण की बात करिए? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं कहा। कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। जाट आरक्षण क्या है? इंटेंशंस कांग्रेस की हमेशा क्लियर है। जाट आरक्षण क्या है? बातें ना हमें करनी आई ना कभी। मोनिका जी, बात आप सवाल का जवाब नहीं दे रही साथ लेके चलती है। मोनिका जी, जवाब नहीं दे रही है। हर एक वर्ग। मोनिका जी, जवाब आप नहीं दे रही हैं। जाट आरक्षण कौन सा कार्ड है आपका? कौन सा पत्ता है? नहीं, कार्ड की बात नहीं है, बहुत टाइम से था। क्या समाजवादी पार्टी के गुनाहों को छुपाने की कोशिश है? हर एक कम्युनिटी को मिला, हर एक वर्ग को साथ कांग्रेस लेके चली है। ये आप आरोप कांग्रेस पे नहीं लगा सकते। कांग्रेस साथ लेके चलती है हमेशा। बीजेपी ने हमेशा तोड़ने की बात की है, देश बांटने की बात की है और हमेशा इन्होंने इस तरह से दोगली बातें की हैं। नहीं, जवाब नहीं मिला। मैं दोनों बातों पर, महिला आरक्षण पर भी मोनिका जी, आपके सहयोगी दलों ने ही, सपा, आरजेडी, इन लोगों ने विरोध किया था। आप सत्ता में चिपके रहने के लिए सिर्फ उसको नहीं पास करवाई, क्योंकि उससे अगर उनका विरोध झेल करके शरद यादव ने कहा नहीं होता, शरद यादव जी ने कहा मैं जहर पी लूंगा। मुलायम सिंह भी विरोध में थे, ज्यादातर पार्टियां विरोध में थी। मोनिका जी, और आरक्षण वाले पर तो ये मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, उसके लोग में ये बेचारे यहाँ पर आए हैं उसके गुस्से को शांत करने के लिए। देखिए, कभी भी कांग्रेस कभी डिफरेंशिएट नहीं करती है, हमेशा सभी को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। इसलिए इतने साल नेहरू काल से ही जातीय और सांप्रदायिकता के आधार पर निर्णय लेते रही है कांग्रेस, नेहरू काल से ही। मनोज वर्मा, कुल मिलाकर के जो पॉलिटिकल जितना भी कार्य किया है, जितना परसेंटेज मिला है, कांग्रेस की देन है। कभी भी किसी पार्टी की इंटेंशन नहीं रही जितनी कांग्रेस ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। क्या कारण है कि अभी 5 विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी हार गई? आप उनका आप सही कह रही होंगी, लेकिन क्या कारण है? लोकतंत्र में पार्टी के परफॉर्मेंस का जो तरीका है, खास करके पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में, उसमें विधानसभा है, लोकसभा है, 5 राज्यों में से 4 राज्यों में आपकी पार्टी हार गई। इसको क्या नाम देना चाहेंगे? नेशनल कैपिटल में आपकी पार्टी हार गई। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जी
हार जीत तो ऐसी बात नहीं होती। और आप दिल्ली में भी आप देख चुके हैं, जनता ने 15 साल कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया, ठीक है। एक टाइम ऐसा आया कि वो भ्रमित हो गए आम आदमी पार्टी के झूठे वायदों से, और उन्होंने देखा कि कितनी बड़ी गलती दिल्ली वालियों ने देखा, दिल्ली वासियों ने देखा कि कितनी बड़ी गलती उन्होंने की कि झूठे वायदों पे भरोसा करके। जी 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 पानी का वायदा किया, बिजली का किया, महिला सुरक्षा की बात की, वुमेन कमांडोज की बात की। उन झूठे वादे करने वालों का सपोर्ट करके सरकार ठीक है, लेकिन जब आप आम आदमी पार्टी के, ठीक है राम सागर साहब, फिरोज बख्श साहब, आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं सवाल मेरा काम मुझे ही करने दीजिए, बेहतर होगा। फिरोज बख्श साहब, आप लोकसभा चुनाव में हैं, आपकी राष्ट्रीय नीतियां अभी तक लोग नहीं समझ पाए हैं। जिस आरक्षण के मामले पर कांग्रेस से सवाल हो रहा है, जिस सांप्रदायिकता के मामले पर कांग्रेस बीजेपी कटघरे में है, उस मसले पर आपकी पार्टी क्या बोलती है, क्या रणनीति है, क्या करेंगे आप? देखिए, हमारी जो भी रणनीति है ना, वो वोट बैंक की रणनीति नहीं है। पहली बात, जो भी रणनीति बनती है वो नेशनलिस्ट होती है और वो लोगों के फेवर में। मैं बात करता हूँ माइनॉरिटीज की, हिंदू मुसलमानों की बात हम नहीं करते। अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों के बारे में ये कहा है कि मुसलमान हमारी संतान की भांति हैं, हम उनके साथ बराबरी का सुलूक करेंगे। झूठे वायदे नहीं किए, हम ये देंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। अगर वो कुछ वायदा करेंगे तो उसको निभाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक लेने का नहीं बात इतनी नहीं है, राजनीति है। राम सागर सिंह आपके पास आते हैं। अरविंद केजरीवाल वोट बैंक कार्ड नहीं खेल, वोट बैंक है। एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय है। तौकीर रजा से मिलने की क्या जरूरत थी अरविंद केजरीवाल? छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल, यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। गुजरात में केजरीवाल को रोकने पर दिल्ली और लखनऊ में बवाल। बीजेपी ऑफिस के बाहर आप बीजेपी कार्यकर्ताओं में पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर बनी बात। कांग्रेस को मिली 12 सीटें, आरजेडी 27 और एनसीपी 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर।
2014 लोकसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 9 चरणों में किए जाएंगे चुनाव। 7 अप्रैल से 12 मई के बीच होंगे मतदान। 16 मई को मतगणना। आज से आदर्श आचार संहिता लागू। उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में अंसल बंधुओं को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना अंसल बंधुओं को दोषी, कहा बरकरार रहेगी सजा। और फिर दिखे सपा कार्यकर्ताओं की दबंगई। सपा की साइकिल रैली में टोल कर्मचारियों से मारपीट। टोल प्रशासन ने जारी किया सीसीटीवी फुटेज। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। न्यूज लाइन में बहस को आगे बढ़ाएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कौन सी पार्टी किस मुद्दे के सहारे इस चुनाव मैदान में है, उसी मसले पर बातचीत हम कर रहे हैं। तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह के सवाल है। राजीव जी। राम सागर सिंह, आज बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच, आप उस राज्य से हैं, समझौता हो गया है। लालू यादव ने 12 सीटें दी हैं कांग्रेस को। आपकी पार्टी भी सेक्युलर होने का दावा कर रही है, मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात कर रही है। लालू और कांग्रेस का सेक्युलर वोट भी कटेगा क्योंकि आपकी पार्टी निहायत सेक्युलर है। धर्मनिरपेक्ष तो खैर हाँ आपके यहाँ शुरू होते, धर्मनिरपेक्षता तो आपके यहाँ से ही। जी हाँ, धर्मनिरपेक्षता मेरे यहाँ से ही शुरू होगा और वो अब हिंदुस्तान में साबित हो गया है। राजस्थान में 18% मुसलमानों ने वोट कर दिया जी। 163 सीट मुसलमानों के मदद से ही मिला है। गोवा में हमने गुजरात के दीवारों को लिखा जी। मैं बता दूं, पहले बोल लेने दे। गोवा में हमने 7 क्रिश्चियन को टिकट दिया था। वो 7 में से 6 क्रिश्चियन सोसाइटी ने जिता करके हमको दे दिया। और विधानसभा लोकसभा में 1 मुसलमान। केरल में मैं आगे आ रहा हूं। केरल में 6 क्रिश्चियन सोसाइटियां नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे आ गई हैं। इसलिए अब जो पुराने जुमले हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं। मेरा सवाल ये था कि बिहार में दो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां कांग्रेस और आरजेडी साथ मिल गई हैं। चूंकि आपकी भारतीय जनता पार्टी भी निहायत धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, जैसा आपके पार्टी के नेता कहते हैं, क्या लगता है कि आपका वोट काटेंगे ये दोनों पार्टी? धर्मनिरपेक्ष का शब्द यूज करना तो गलत है। ये कौन सा निरपेक्ष की सारे भ्रष्टाचारी इमरजेंसी में ये लाई, ये सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। बासिक राणा साहब मेरे साथ है। देखिए लालू यादव को हमारे जो राजकुमार है जेल भिजवाते हैं, उसके बाद उनसे पैक्ट करते हैं, अशोक चौहान के साथ बंच शेयर करते हैं। जो इनकी असलियत है वो जनता के सामने आ गई कि ये भ्रष्टाचार में विश्वास करते हैं और करते रहेंगे, उन्हीं के साथ चलते और चलते रहेंगे। ओनिका मल्होत्रा, 128 साल पुरानी बूढ़ी बीमार पार्टी की स्थिति ये हो गई कि बिहार की एक क्षत्रिय पार्टी आपकी पार्टी के सीटें तय करने की स्थिति में है और आप मजबूरन उनके साथ जाने को विवश हो। मजबूरन की बात नहीं है, बट टर्म्स एंड कंडीशंस में ये बातें होती हैं। कौन सी सीटें किस हिसाब से हैं, कहाँ कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है, हर बात पे विचार विमर्श करके ये बातें होती हैं। आप किसी पर्सपेक्टिव आपको तो क्लेम करना चाहिए था कि लालू यादव को 4 सीट देंगे, 10 सीट देंगे, लेकिन लालू यादव तय कर रहे हैं और आप उसको मानने को मजबूर हो। जेल से छुड़वाए थे तो बेचारे इस तरह से नहीं है। आपको नहीं पता इन बातों का कि आप ये कहें कि डिक्टेट कौन कर रहा है। डिपेंडिंग ऑन दी ग्राउंड रियलिटीज कि कांग्रेस पार्टी का कहाँ वर्चस्व है, किस हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, सीट कौन सी है, हर एक चीज का आकलन करने के बाद ही। 2 दिन पहले तो नीतीश कुमार के लाइन में खड़े थे आप लोग। आपके पास नाना साहब आपके पास आ रहे हैं जी। हाँ ओनिका बोलिए। ओनिका, मैंने आपको अभी बताया कि ये विचार विमर्श करने के बाद ही आप ये डिसाइड करेंगे कि आप किस सीटों में आपकी प्रोमिनेंस है, कहां पर आप विनिंग एबिलिटी में आएंगे। पार्लियामेंट का चुनाव है, अल्टीमेटली आपको केंद्र की राजनीति करनी है। राम सागर सिंह आपका सारा। ओनिका, आपकी पार्टी फिर वही इशू पे आ रहे हैं। बिहार में एक ऐसी पार्टी के गोद में जा रही है जो अभी 2 महीने पहले करप्शन के आरोप में जेल से रिहा हुआ है। आपकी पार्टी ने एक ऐसे पार्टी से समझौता किया है
जो दागदार है और जिस पार्टी के नेता की मेंबरी खत्म हुई लोकसभा से और चुनाव से डिबार किया गया। सीट्स के अलायंसेज हैं, सीट के अलायंसेज हैं, एनसीपी के अलायंस जो भी बता रहे हैं 12 सीटों का। तो जहां हमारा सवाल यह है कि लालू यादव की पार्टी और लालू यादव उस पार्टी के नेता हैं और लालू यादव करप्शन के आरोप में अभी जेल से बाहर आए हैं और उनको चुनाव लड़ने से उन पर पाबंदी है। आपकी पार्टी उनसे गठजोड़ कर रही है। बात उस चीज की नहीं होती। मैं अच्छा। फिर बात आपको यहाँ दोहराना चाहूंगी कि जो सीटों का डिवीजन हुआ है, चलिए उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण, जी हाँ, कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है उसके कांग्रेस ही बाहर करवाई है। सीबीआई सीधा सवाल अगर मैं पूछूं, राम सागर साहब आ रहा हूं, ओनिका जी, अदालत ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी है, आपको उनके साथ से परहेज क्यों नहीं है? अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करती हैं, आप लोकपाल बिल की बात करती हैं, आप अगर भ्रष्टाचारियों को बाहर करने की बात कर रही हैं, तो ये तो अदालत ने कहा कि वो भ्रष्टाचारी है। हो रही साउंड बार-बार। हाँ, पता नहीं ये संयोग है कि तकनीकी खराबी अच्छे सवाल पर कनेक्शन कट जाता है। चलिए उनका जी सुन पा रही हैं आप? ओके, आपको पास आते हैं ये फिरोज बख्त। जी आप पार्टी दिन में रंगीन सपने देख रही है और उनको लग रहा है कि वो शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को ग्रहण लगाएगी, लेकिन जिस तरीके से आपकी पार्टी फैसले ले रही है वो एक तरफा है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है और एक मोहभंग की स्थिति पैदा होती दिख रही है दिल्ली में भी। ऐसे स्थिति में आप ये कैसे दावा करेंगे कि आज की तारीख में आप पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ग्रहण लगाने की ताकत रखते हैं? नहीं, देखिए, मैं इस बात को बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ग्रहण नहीं लगाना चाहते। जिस चीज़ को हम ग्रहण लगाना चाहते हैं वो है बेईमानी और भ्रष्टाचार। उसी से हम शुरू हुए थे और उसी को हम करेंगे। और मैं, देखिए, हम सत्ता के लिए हम लोग नहीं आए हैं। हम में से जितने भी एमपी पार्लियामेंट में जाते हैं, हमें कांग्रेस को बाहर नहीं करना, हमें भाजपा को बाहर नहीं करना, हमें सपा बसपा से हमें कोई विरोध नहीं है। हमें अगर विरोध है तो बेईमान एमपी से विरोध है। हम कोशिश ये करेंगे जितने भी बेईमान लोग इस मंदिर में हैं, जिसको हम जो है पार्लियामेंट कहते हैं, उनको पार्लियामेंट से हम बाहर खींच के लाएंगे। हम डेमोक्रेटिक तरीके से उनको हरा के लेके आएंगे। कौन बेईमान है जी? कौन बेईमान है? अरे देखिए, आपके नेता ने एक लिस्ट भी जारी की है। सुनिए, और एक मैं बात बता दूं, आपके नेता ने एक लिस्ट भी जारी की। अभी आपने सवाल पूछा था राम सागर जी से, अंबानी जी का पूछा था कि एक जेब में उनके राहुल रहते, दूसरे में मोदी रहते हैं। पुराना सवाल हो गया, नया सवाल मैं ये कह रहा हूँ, इसका कोई जवाब नहीं मोदी जी के पास। तो पूरी लिस्ट है। और अगर मोदी जी बेईमान है, मोदी जी बेईमान, मैं उनका हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं करता, 40 करोड़ 50 करोड़ मेरी रैलीज पे खत्म खर्च नहीं होते हैं, तो उसके कागज हैं। वो सारी लिस्ट जो आपने बनाई है, अरविंद एक मिनट रुकिए, नहीं ठीक है, की बात मैं बताता हूँ। जो लिस्ट हम आपके पास आ रहे हैं, एक बात और कह दूं, मेरी बात पूरी हो जाए। फिरोज बख्त साहब, एक सीधा सा सवाल सुनिए, एक सीधा सा सवाल सुनिए। जो लिस्ट अरविंद केजरीवाल ने बनाई भ्रष्टाचारियों की, वो लिस्ट आपने सोच विचार कर बनाई, तथ्यों और सबूतों के साथ बनाई? क्या आप जिसका नाम ले लेंगे वो बेईमान हो जाएगा? तथ्यों के साथ बनाई है, सबूत के साथ बनाई है, जिसका भी नाम है सबूत। गडकरी साहब ने मानहानि का नोटिस दिया है, कोर्ट का आपको नोटिस मिला है, आप अदालत जाइए ना। गडकरी जी के खिलाफ भी बहुत कागजात हैं। क्या आपके ये कदम आपको वोट दिलाएंगे? नहीं, क्या आपके ये कदम आपको वोट दिलाएंगे इस देश में जहां आप सच और हम वो बात करते हैं जो जनता के हक में है, जो बेईमानी के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट है। ये जितने भी नेता जिनके हमने नाम लिए भ्रष्टाचारी हैं और हमने कहा है कि इनको हराना है, आप देख लीजिएगा जनता इनको हराएगी। इसलिए नहीं कि नितिन गडकरी, कपिल सिब्बल, नरेंद्र मोदी, ये सब भ्रष्टाचारी है, मीडिया से ज्यादा समझती है। भ्रष्टाचारी है। राम सागर, 300 रुपया अन्ना हजारे का खा गया। जी जी, वो हिसाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एक मर्यादित लहजा बनाए रखिए। 300 नहीं, आप 300 करोड़ कह रहे थे, कोई रुपया नहीं खाया है। मैं आपकी बात को करेक्ट कर रहा हूँ, कोई रुपया नहीं खाया है। सारे एक एक पैसे का हिसाब पार्टी की वेबसाइट में है। एक एक पैसा जो है, एक एक पैसा अन्ना जी के साथ जो हमारा, अन्ना जी के साथ जब हमारा चल रहा था जी, एक एक पैसा का हिसाब है, सारा पैसा खर्च हुआ है। आप हिसाब हमसे ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। आप कागज
कागज दे के बात कीजिए, जैसे हम कागज दे के सबूत दे के बात करते हैं। हम तो सबूत के साथ बात करते हैं, हम आपकी तरह हवा में बात नहीं करते। कोई ऐसा पैसा जो पैसा था सब लग गया। फिरोज भाई ने भी एक आरोप लगाया कि इनकी रैली पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अभी हमने मेरठ में रैली की, अभी लखनऊ में रैली की, 8 रैली हम उत्तर प्रदेश में करें। मैं फिरोज जी आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हर कार्यकर्ता ने पैसा दिया, 1 रुपया पार्टी ने नहीं दिया, कहीं भी 1 रुपया पार्टी का नहीं है। हम लोगों ने मिलकर रैली करी है। माफ करना, अगर आप विदेशों से फंड ले रहे हो और आप जो बगैर ब्रेक की गाड़ी आज पूरे देश में लिए फिर रहे हो, वो सिर्फ पीछे दबाव है कि जो बाहर का पैसा है मोदी को रोकने के लिए सिर्फ वो काम कर रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी ये भी बात आपके पास आ रहे हैं। राणा साहब तो पाकिस्तान का हाफिज सईद आपके लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है, जो भारत का दुश्मन है। हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठा हुआ। इन बातों में कोई तथ्य ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी किसी आतंकवादी का नाम लेके कहता हूं कि वो के लिए जमा कर रहा है। इन बातों को छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के इन बातों को छोड़ दीजिए। आप कागज लेके आइए, सारे कागज हैं हमारे पास। अगले कार्यक्रम में मैं कागज लेकर आऊंगा। कार्यक्रम के बाद आप पे कोई कागज नहीं है। देखिए दिल्ली की जनता को फिरोज बख्श साहब, ऐसे में बात न हो पाएगी ना, तो आप बोल चुके हैं। ठीक है फिरोज बख्श साहब, एक एक करके बोलेंगे तो मजा आएगा सर। दर्शक सुन रहे हैं जो, उनको वो चीज पता चले कि सही गलत क्या है, क्या फायदा शोरगुल किया जाए मछली बाजार की तरह। बोलिए बात। देखिए 2-3, एक तो ये अपनी इन्होंने अगर कोई बात कही है तो वो सच है, अगर किसी और पार्टी के किसी भी आदमी ने कही वो झूठ है। इनको दिल्ली की सरकार ने बड़े प्यार मोहब्बत से, बड़े विश्वास से इनको सरकार में बिठाया और इन्होंने 1-1.5 और आपकी पार्टी ने इनकी पार्टी को हल्के में लिया था जी। आपकी पार्टी ने वो बात छोड़ दीजिए, हम तो कह रहे हैं कि ये इन्होंने जिस तरह के वायदे, झूठे वायदे, वो वायदे नहीं झूठे वायदे लोगों से किए थे, तो इन पे लोगों ने विश्वास किया। क्योंकि कांग्रेस पर ठीक है, मैं मोनिका जी के पास चलना चाहूंगा जल्दी से। देखिए कांग्रेस से जनता बड़ी त्रस्ती, भ्रष्टाचार से दुखी थी और इन पे विश्वास किया लोगों ने कि हाँ ये अच्छे लोग हैं। पर जो हालात इन्होंने दिल्ली की 45 दिन में किए हैं, और आप भूल जाओ, रोज आज भी मैं नबार्ड टाइम में पढ़ रहा था सर्वे कि इनका ग्राफ दिन पे दिन नीचे आता जा रहा है। चलिए ठीक हर जगह। और बात ठीक है। ओनिका मेहरोत्रा, ओनिका जी सवाल, राम सागर जी आ रहा हूं मैं। 82% दिल्ली वासी चलिए वो पता चल जाएगा। ओनिका जी सवाल मेरा ये है कि जो लिस्ट हाल में ही अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई थी भ्रष्टाचारियों की, उसमें बड़े बड़े नेताओं के रहे, कांग्रेस के भी कई नेता शामिल हैं, मंत्री शामिल हैं। क्या लगता है कि यह सिर्फ वोट पाने की आम आदमी पार्टी का अपना स्टाइल है और कांग्रेस के पास भी कुछ पलटवार की नीति है? आप भी कुछ सोच रहे हैं कि उन्हीं की रणनीति में मैदान में उतरा जाए? ऐसी बात नहीं है। देखिए इन्होंने अपनी सेल्फ स्टाइल पॉलिटिक्स जो ये कर रहे हैं, ये इनका तरीका है कि मीडिया में बने रहना है और कुछ ना कुछ ऐसी बातें करनी है जो अट्रैक्ट करें, क्योंकि कोई विजन नहीं है इनके पास और ना ही इस लेवल तक कोई पार्टी उतरेगी शायद। रहा कांग्रेस की बात है, कांग्रेस अपनी जो इन्होंने केंद्र में काम किए हैं उसके मुद्दे को लेके कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में उतरेगी। ये क्वेश्चन, ये एक मोनिका, दिल्ली में शीला दीक्षित दिल्ली में विकास की प्रतीक रही हैं 15 सालों से, जो आपकी पार्टी ये दावा करती रही है। अभी आपकी पार्टी ने उनको केरला की तरफ विदा कर दिया है, तो उनका तो आपके यहाँ इस्तेमाल था पॉलिटिकल दिल्ली में। नहीं, विदा करने की बात क्या है? देखिए उन्हें दिल्ली को जिस तरह से शीला जी ने ये विकास ना कोई विरोधी पार्टी झुटला सकती ना मिटा सकती। आप भी देख रहे हैं उनको दिल्ली में उनका आपके लिए बहुत इस्तेमाल ठीक है ना। नहीं, शीला जी का क्या उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया? शीला जी का क्या राजनीतिक काम खत्म हो गया है ओनिका जी?
आप अपने आप ही अनुमान लगाने में बार बार ये कह रही हूँ, परसेप्शन आप ऐसे देते भाई आप राज्यपाल बना रहे हैं, राज्यपाल तो किसी पार्टी का नेता होता नहीं है। चलिए लोकसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टी के पास कैंडिडेट हैं, गवर्नर बना दिया मैडम, एक छोटा सा ब्रेक लेने वहाँ सब करेंगी। कांग्रेस उनको भ्रष्टाचार के आरोप से बचाने के लिए भेजा राज्यपाल बना रहे हैं। ठीक है, छोटा सा ब्रेक। बहुत शुक्रिया आपका मोनिका मेहरोत्रा, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज लाइन की बहस में हिस्सा लेने के लिए आपने अपना समय दिया, कीमती, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सभी मेहमान बाकी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जब देश में हो बदलाव की बयान, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल, यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज लाइन में। एक जमाना था राजनीति में जब नारा लगता था कि देश की जनता भूखी है, ये आजादी अधूरी है। कुछ और भी नारे लगते थे कि मधुलिमय बोल रहा है, इंदिरा शासन डोल रहा है। इस तरह के नारे जब लगते थे तो उस वक्त जनता सीधा सामने होती थी कि जनता के हित की बात की जाए। लेकिन अब राजनीति किस दिशा में जा रही है और जब तारीखों का ऐलान हो गया है तो किस पार्टी के क्या मुद्दे हैं, इन पर बातचीत हम कर रहे हैं लगातार। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। फिरोज बख्श साहब हैं आम आदमी पार्टी के, साथ ही डॉक्टर राम सागर जी। फिरोज बख्श साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जो बाकी मुद्दों की बात होती है, नरेंद्र मोदी की बात होती है, तो क्या आपकी पार्टी वास्तव में अब इस चुनाव को, इस लड़ाई को मोदी बनाम केजरीवाल करने की कोशिश में है? क्योंकि यह भी खबर आ रही है कि केजरीवाल मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मुझे आप थोड़ा सा समय दें ना, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा आराम से। राजनीति जो है अब पिछले 8-10 साल में जो हमने देखा है, बल्कि 15 साल में, राजनीति एक ऐसा वैमनस्य आ गया था, एक ऐसे डिसफंक्शनल स्थिति में आ गई थी, एक रुकाव सा, ठहराव सा आ गया था। बेईमानी, जो भी राजनेता बन रहा है पैसा खर्च कर रहा है अपने भाई बंधुओं को, और ये देखिए परिवारवाद आ रहा है, भाई भतीजावाद आ रहा है, तो वो वहां पर आकर राजनीति ठहर गई थी। और उसमें अरविंद केजरीवाल, ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो महात्मा गांधी है, ठीक है, अच्छा एक नौजवान निकला, एक आम आदमी की तरह उसने भी इस बात को महसूस किया, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने इस बात को महसूस किया। ये गुस्सा जो है ना, अब लोग इसको, इस व्यवस्था को पलटना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल आप आ सकते थे, अरविंद केजरीवाल स्वराज की जो बात कर रहे हैं कुछ इस तरह से कर रहे हैं जैसे महात्मा गांधी ने मौत से ठीक पहले उनको ये कहा था कि मेरा शेष काम आप देखना। मेरे ख्याल से इसमें आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं समझता हूं इसको हम आगे प्रमोट करेंगे। महात्मा गांधी ने ना कहा हो, लेकिन महात्मा गांधी की तरह ही वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम उन्होंने किया। महात्मा गांधी तो बड़े बड़े वकीलों को, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इनको निकाल के लाते हैं। अरविंद केजरीवाल तो एक आम आदमी को, गरीब आदमी को, एक रिक्शा चलाने वाले को, 3 व्हीलर चलाने वाले को निकाल के लाया है। तो उसका कॉन्ट्रिब्यूशन महात्मा गांधी से ज्यादा है। हिंसावादी लोग महात्मा गांधी का नाम न ले। अरे आपके पास आ रहे हैं, आतंकवादियों से, इनका संबंध उग्रवादियों से आपके पास आ रहे हैं। ये राम सागर सिंह, आपने क्या किया? राम सागर सिंह, रोजाना माओवाद आपके यहाँ हो रहा है, आप हमें क्या? राम सागर सिंह, आप उससे लिंक है ना? राम सागर सिंह, आप हैं। इस चुनाव में आपकी पार्टी के मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आप जा रहे हैं? हमारी पार्टी 8 तारीख को, मेरा विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार है, नितिन गडकरी जी के अध्यक्षता में वो विजन डॉक्यूमेंट्स बना है। और 8 तारीख उनका विजन तो पूर्ति
नहीं, वो विजन डॉक्यूमेंट्स आ रहा 8 तारीख को, राजनाथ जी को सौंपेंगे और वो जनता के सामने आ जाएगी। तो मुझे लगता है उसमें मेरा सुशासन जी और उसमें कुछ तरीके वो बताए गए हैं, तरीके भी बताए गए हैं कि मैं महंगाई पर कैसे काबू पाऊंगा, ऐसा तो मैं भ्रष्टाचार पर कैसे काबू पाऊंगा। मेरा ई गवर्नेंस के द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का योजना है। मेरा 25% महंगाई पर सत्ता में आने के साथ ही जो योजनाएं तैयार हुई है वो सुनिए, बोलिए जी। वो 25% महंगाई पर कंट्रोल करने का उस तरीके से दावा किया जाने वाला है। फिर तो विजन रिपोर्ट की कॉपी लीक हो गई, आपके पास कॉपी है तभी आप सारी बातें कर रहे हैं। नहीं, मुझे कुछ पता है कि इस तरह का कल इकोनॉमिक सेल का कल बैठक था, उसमें कुछ बातों का जिक्र किया गया। कहीं पर आप उसमें मुद्दे में है? हाँ, करप्शन भी मुद्दे में है। करप्शन हम लोग ई गवर्नेंस के द्वारा करप्शन को हम लोग कंट्रोल करेंगे। ये क्या है? और करप्शन का मेरा 0 टॉलरेंस होगा जी। जीरो टॉलरेंस हो जाए तो मजा आ जाए। उदित राज फैक्टर काम करेगा यूपी में? वासिक जी, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से हमारी 8 रैलियां नजर तो दलित वोट पर ही आपकी, जिस तरह से 8 रैलियां हुई हैं, तो जी एक तरह से हर जगह अभी 2 तारीख को लखनऊ में 10 से 15 नहीं, सवाल सीधा मेरा ये है, 10 से उदित राज को आपने पार्टी में लिया, ये वही उदित राज हैं जो बीजेपी को मनुवादी पार्टी कहते रहे हैं, जो पानी पी पी कर कोसते रहे हैं। अब क्या दलित वोट बैंक पर नजर है? क्या वो सारे आरोप भूल गए हैं? अब उनको बीजेपी में दलित हित क्यों दिख रहा है जो कल तक दलित विरोधी थे? देखो, उनको समझ आ गया है। आज जिस तरह से मोदी ने सुशासन बीजेपी में अपना दिया है, वो उस तरह समझ आ गया। रामविलास पासवान हो चाहे उदित जी हो, सारा वो जो उनका वोट बैंक है वो उनको कंपेल कर रहा है कि आप मोदी जी के साथ जाइए। इसलिए हर नेता सीधे ऐसा तो नहीं है कि कर रहा है और वो समझ रहे हैं कि यही एक आदमी है जो वही रामविलास पासवान है, वही रामविलास पासवान है। जब गोधरा कांड के बाद उन्होंने सरकार छोड़ दी थी, एनडीए छोड़ दिया था, और अभी हाल के दिनों तक नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक कहते रहे हैं, बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी कहते रहे हैं। ये कैसा गठबंधन है? सिर्फ वोट बैंक है, ये नहीं, सिर्फ निशाने पर सत्ता है। नहीं, आप ये कह रहे हैं जो बात वो कहते रहे ये उनका विचार है, पर आज जो देश में पूरे देश में माहौल बना है मोदी जी का, जो लहर चली है और जो उनका गुजरात का सुशासन लोगों ने देखा है, उससे आज लोग मजबूर हो गए। एक तरफ देखिए कांग्रेस के अंदर आप देखिए कि वो हर पार्टी का घुसावन कर रही है, नीतीश जी का कर रही है। थी वहां पर गुजरात में। आप देखिए फिरोज भट्ट साहब, आप तो बात नहीं कर सकते, आप लोग तो होते थे, आप तो शासन और सुशासन की बात करने लायक है नहीं फिरोज साहब। आपको तो देख लिया है कि आपने ये हालत किया है, और हमारे लोगों ने जहां हमारी सरकार है ये प्रूव करके दिखाया है, ये सिद्ध किया है। मोदी ने 12 साल में सिद्ध किया है, लोगों को एक आईना दिखाया है कि इस तरह का शासन होता है, इस तरह से विकास होता है। राम सागर सिंह, तो हमने प्रूव किया है। तो आप इस बात को छोड़ दीजिए, अपने बारे में बात करना छोड़ दीजिए। राम सागर सिंह, आप लोग तो बगैर ब्रेक की गाड़ी ले घूम रहे हो और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते रहते हैं। राम सागर सिंह, बासिंग सराना कह रहे हैं कि ये उनका विचार हो सकता है, रामदास अठावले का, रामविलास पासवान का, उदित राज का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो कह रहे हैं कि मोदी की लहर है, तो ये जो 3 नेता अभी आपके यहाँ शामिल हुए या सपोर्ट अलायंस में शामिल हुए, इनका हिंदू जाग गया है? नहीं, हिंदू और मुस्लिम जागने का बात नहीं है। वो एसआईटी का जो रिपोर्ट आया था, रामविलास जी के बेटा ने कहा कि एसआईटी का रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एसआईटी के द्वारा, वो सिंपल एक मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट है, मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट है, और फिर लोअर कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दिया है, तो उनको लगा कि नहीं, जो मेरा धारणा था वो गलत था, और अब वो अपने आप को सुखराम के मामले में आप ये बात नहीं कर सकते। करेक्ट कर रहे हैं अपने आप। अमित शाह के ऊपर आज भी इशरत जहां का केस, मर्डर केस लगा हुआ है, और चूंकि भारी भरकम आदमी है, पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देखते हैं हर एक के साथ उसका तो नाम आया नहीं। रंजीत सिन्हा ने कहा कि कहीं नाम नहीं है। आप गलत फिर आरोप लगा रहे हो। आप आरोपी पार्टी, आरोप लगाना, गलत आरोप लगाना बंद करो। आप आरोपी पार्टी है। फिरोज बख्श साहब जी, आपके पार्टी के नेता यात्रा पर निकल चुके हैं खुले जीप में, झाड़ू के साथ।
आपकी पार्टी का मुकाबला इस बार किससे है? हमारी पार्टी का मुकाबला इस बार सर्टनली कांग्रेस से तो है नहीं, क्योंकि रेस से बाहर है। हमारी पार्टी का अगर मुकाबला किसी से है तो देखिए अलग अलग स्टेट्स में, बेसिकली ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो भाजपा से है। यूपी में भी हमारा मुकाबला भाजपा से है। हमारा मुकाबला मुलायम सिंह से भी नहीं है, थोड़ा बहुत मायावती से हो सकता है। और मतलब ओवरऑल अगर हमारा केंद्र में मुकाबला है तो भाजपा से है। और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री की टक्कर की जो लड़ाई है वो सीधी लड़ाई है मोदी जी में और अरविंद केजरीवाल जी में। और इसमें मैं समझता हूं कि अगर वाराणसी से लड़ते हैं मोदी जी, या मैं कहता हूं हवा बन रही है, मोदी जी कोई हवा नहीं है। और गुजरात से भी अगर मोदी जी लड़ते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो मोदी जी हार जाएंगे। ये वक्त बताएगा। आप इसको आज मजाक समझ सकते हैं, कल तो दिल्ली में भी ये कह रहे थे भाजपा के लीडर से कहा था दिल्ली में खाता नहीं खुलेगा आम आदमी पार्टी का, और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पर राज किया। फिरोज साहब बहुत अच्छा किया, वो भी फिरोज साहब भ्रष्टाचार के लिए तीनों स्टेट से ज्यादा अच्छा किया। 49 दिन वहां काम किया, उससे 3 गुना हमने किया है दिल्ली में। फिरोज साहब भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार आपने बताया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया था हमने। फिरोज साहब जी केजरीवाल साहब ने इस बार मोदी को क्यों चुना, सोनिया गांधी के खिलाफ क्यों नहीं लड़े? इसलिए कि सोनिया गांधी रेस में नहीं है, उनके सुपुत्र राहुल गांधी भी रेस में नहीं है। रेस में है मोदी जी, और मोदी जी से अच्छा मुकाबला होगा। ये तो अच्छी खबर है। मैं बता दूं कांग्रेस राणा साहब आपके लिए अच्छी खबर है। 50 मैक्सिमम 150 आपके लिए अच्छी खबर है। 272 नहीं। पब्लिक नरेंद्र मोदी रेस में, राजनीति का पता नहीं रातों रात बदल जाती है। क्या खबर 272 तो आप अमेंड कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, समय की कमी। कांग्रेस केजरीवाल को शिखंडी के रूप में यूज कर रहा है। कांग्रेस जानती है कि हम नहीं आने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तैयारी कर रहा है कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया न्यूज लाइन में हिस्सा लेने के लिए। ये बहस चलती रहेगी, चुनाव तक अभी चलती रहेगी। देखिए पब्लिक सब जानती है क्या कुछ होगा, ये तय जब होगा जनता की अदालत में ही होगा। देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।